बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएंगी। बात करेंगे इमरान खान साहब का अवामी राब्ता, जो कॉल्स ली हैं उन्होंने अवाम की, उससे पहले उन्होंने कुछ खता फरमाया। इसके दो पहलू हैं अगर आप इसको क्रिटिकली एनालाइज करें स्पीच को। पहला तो ये है कि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है बिटवीन द गवर्नमेंट फ्रैक्शन एंड द अपोजिशन, यानी कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बहुत ज़्यादा आपस में गैप है, एक दूसरे को अदम बर्दाश्त है। और ये मुझे लग रहा है कि आगे जो इंतखाबात आने ये बड़े खूनी इंतखाबात होंगे अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज ना किया गया। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, हमें जो नज़र आया है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ओपोजिशन वो भी अपने तई उन्होंने स्पीच सुनते ही फ़ौरन नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर दिए, और हुकूमती अरकान उन्होंने भी अपने तई उन्होंने जैसी स्पीच सुनी उन्होंने भी उसके ऊपर वाह वाह करना शुरू कर दिया। ऐसे ही मुशीर होते हैं जो फिर हुक्मरानों को ले डूबते हैं। हर किसी की यही, जब आप देखेंगे हुकूमत में कोई आता है, पहले तो मैं अपोजिशन को ज़रा क्रिटिकली एनालाइज कर लें। अपोजिशन और तमाम जगह से अपोजिशन ने कहा कि वज़ीर आज़म की ये तकरीर एक हारे हुए सियासतदान की तकरीर है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये धमकियां देना बंद करें। पहले आप कहते थे कि मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैं ये कर दूंगा, अब आप कहते हैं अगर मुझे निकाला गया तो मैं ये कर दूंगा। तो खान साहब आप धमकियां देना बंद करें। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जी आप जो जीडीपी बता रहे हैं, ये जीडीपी 5+ ये कैसे हो गई? अभी पिछले साल तक तो ये 1 या 2 थी, अचानक 5+ पे कैसे चली गई? इसके ऊपर भी उन्होंने सवालात उठाए हैं। तीसरा, उन्होंने कहा है कि जी खान साहब लगता ही है कि आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। और बार बार इस किस्म के तबसरे अगर आप देखें मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, तो बड़ी ही अपोजिशन की तरफ से जो आप कह लीजिए कि एक जो उनको एक होता है क्रिटिकल एनालिसिस, कि आप उसको बिल्कुल आप करते हैं थोड़ा सा उसके ऊपर एनालिसिस, लेकिन इस पे क्या एनालिसिस किया जाए कि अपोजिशन का एक ही दावा कि असेंबलियाँ डिज़ोल्व की जाएँ, नए इलेक्शन करवाए जाएँ। चलिए, आज अगर ये हो जाएगा तो कल को क्या होगा? कल आप जब हुकूमत में आएंगे वो पीछे पड़ जाएंगे कि जी 4 साल 3.5 साल हो गए हैं, असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दें और नए इलेक्शन करवाने की तरफ चले जाएं। फिर वही मसला आ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि जी जमहूरियत को फलने फूलने नहीं दिया जा रहा, टाइम पूरा करने नहीं दिया जा रहा, बहुत पहले ख़त्म कर दिया जाता है गवर्नमेंट को। अब क्योंकि मैंडेट 5 साल का है, या तो आप मिल के आपस में इस मैंडेट को ख़त्म करें। आप कहें 4 साल का मैंडेट है, 4 साल से ज़्यादा का मैंडेट हम नहीं देंगे, तो टेन्योर ही 4 साल का कर लीजिए। 4 साल का आप टेन्योर करेंगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइम पे गवर्नमेंट ख़त्म हो रही होती है, अपॉर्चुनिस्ट एक ग्रुप होता है, हर गवर्नमेंट में होता है कि वो अपना मफादात देखते हैं। ये वो ग्रुप है जो अपनी मफादात देखने की खातर एंड पे जब आते हैं, इनको लगता है कि 3.5-4 साल पूरे हो गए गवर्नमेंट के अंदर, 1 बाय 1 रेजिग्नेशन देना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई चंबे की बात नहीं है। रेजिग्नेशंस आप अभी देखेंगे, रेजिग्नेशंस आएंगे, और ये उसलिए आएंगे कि उनको पता है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं। हम ये कह सकें कि हमने तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे, हम तो पहले छोड़ के निकल गए थे। हम तो उस वक्त छोड़ के निकल गए थे जब हम हुकूमत के अंदर थे। तो ये पहले 3.5 साल 3.25 साल इन्होंने इंजॉय कर लिया, 4 साल इंजॉय कर लिया, आखिरी वक्त पे आके ये उस किश्ती से छलांग लगा देंगे। हर वक्त यही होता है, हुकूमती मैदान में भी यही होता है कि हुकूमत के अरकान इस तरह करते हैं, बाज़ अपोजिशन के अरकान भी इस तरह करते हैं कि वो देखते हैं कि अब हमारी हुकूमत दोबारा तो आने का चांसेस नहीं है, तो चलो उस पार्टी में चले चलते हैं जिसमें बेहतरी के चांसेस हैं, जो पार्टी जिसका लगता है कि ये पार्टी जीत जाएगी। तो ऐसे अपोजिशन में भी अरकान होते हैं जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, और वो हर वक्त अपॉर्चुनिटी की ताक में होते हैं। कई ऐसे आपने नाम सुने होंगे अपोजिशन के अंदर भी और हुकूमती अरकान में भी, जो अपनी पार्टी चेंज करना चाहते थे और एंड टाइम पे आके वो अपनी पार्टी उन्होंने चेंज नहीं की, या किसी वजह से उन्होंने चेंज नहीं की कि ठीक है चलो कंटिन्यू करके देखते हैं कि अब हमारे साथ क्या होता है। लेकिन एक वक्त वो था कि ये लोग वाकई अपनी खातिर, अपने मुफादात की खातिर, हल्के के मुफादात की खातिर नहीं, अपने मुफादात की खातिर पार्टी चेंज करना चाहते हैं, पार्टी छोड़ के जाना चाहते हैं। कई एक पार्टी छोड़ के जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी लीडरशिप को चाहिए कि उनको दोबारा एक्सेप्ट ना करें, उनको दोबारा अपनी पार्टी में ना लें। वो लोग जिनके मुतालिक पता चल जाए कि हाँ ये हमें छोड़ के जाने वाले थे, उनको भी लेने की जरूरत नहीं है। आप नए शफाफ साफ लोग लेके आए जो अपने हल्के के लिए काम कर रहे हो, जो आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए काम कर रहे हो। जमहूरियत तभी चल पाती है, वरना जमहूरियत उस तरह नहीं चल पाती, डिलीवर नहीं कर पाती जो उसको करना चाहिए।
दूसरी तरफ हमें नज़र ये आ रहा है कि अपोजिशन के दावे अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन ने कोई उसके साथ कोई ऐसे एनालिसिस या ऐसी चीज़ें नहीं दी कि अगर हम अपोजिशन गवर्नमेंट में आएंगे तो हम इसको इस तरह बेहतर कर लेंगे या इस तरीके से बेहतर कर लेंगे। उस वक्त आप जब अपोजिशन जब गवर्नमेंट के अंदर आएगी, उनका दावा ये है, क्योंकि हम एक्सपीरियंसड हैं, हमने पहले किया हुआ है, लेकिन कोविड की वजह से अब दुनिया के पूरे हालात बदल चुके हैं। हर जगह पे दुनिया में एक चेंज आ चुकी है। जो रिसेशन आनी थी वो आ चुकी है, जो महंगाई बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। अमेरिका या इंग्लैंड या जापान, कोई भी कंट्री है, उसके अंदर जो कीमतें बढ़नी थी अशिया की वो बढ़ चुकी हैं। अब उससे ज़्यादा मतलब अब आप देखेंगे अगले 4-5 साल 6 साल उस तरह रिसेशन नहीं होगी, क्योंकि ये कोविड की वजह से जो रिसेशन आया था, बैकलॉग लगा था, किसी भी जगह पे आपके कंटेनर्स नहीं जा रहे थे, चीज़ें ऊपर से ऊपर चलती जा रही थी, माल की तरसील टाइमली नहीं हो रही थी, खाद टाइमली नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से फिर आपकी आउटपुट काफ़ी कम हुई, प्रोडक्शन काफ़ी कम हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से काम होना है। अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसको फ़ायदा ये होगा कि ये सारा रिसेशन निकल चुका होगा। 2023 के अंदर उनको टाइम मिलेगा कि हाँ हमें 1-2 साल दीजिए, हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, तो उनको वो टाइम मिल जाएगा और फिर मामला ओवरऑल वर्ल्ड ओवर बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा महंगाई अब होनी नहीं है। अब जो रिसेशन होना था, जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी हैं कोविड की वजह से, वर्ल्ड ओवर हो चुकी हैं, खाली पाकिस्तान में नहीं है। अब आते हैं इमरान खान साहब की स्पीच पे। खान साहब ने ये कहा, खान साहब का ये दावा था कि अगली बारी भी मेरी है। अब उनको सोचना ये चाहिए कि उनको ये चीज़ किसने सिखाई है, कि खान साहब ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है कि उनको लगता है कि अगली बारी भी उनकी आने वाली है। और अगर आने वाली है, चलिए हम समझ लेते हैं कि वो कह रहे हैं आने वाली है, तो उसके लिए उन्होंने आगे प्लान क्या दिया कि हम आखिरी साल में क्या करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे। आखिरी साल ये करेंगे, ये हमारे स्टेप्स होंगे बेहतरी के लिए, और उसके बाद अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम इस तरीके से चलेंगे। कई दफ़ा ये होता है कि आपके मुशीर और वजीर और ये सारे ये आपको मिसगाइड कर रहे होते हैं कि खान साहब वाह वाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त कर रहे हैं, और एक्चुअल कंडीशन उससे डिफरेंट होती है। वो एक्चुअल कंडीशन नहीं होती। इकॉनमी की पल्स के ऊपर हाथ रखने के लिए आपको अच्छी खासी एक टीम चाहिए, प्रूडेंट लोगों की, समझदार लोगों की, वो नहीं जो चले हुए कारतूस हैं। आपको नए रिसर्च के लोग चाहिए जो आपको एनालाइज करके दें, पल्स के ऊपर आवाम की पल्स पे गवर्नमेंट का हाथ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये मामला किस तरफ को जा रहे हैं, और हमारी पॉपुलैरिटी या हमारी नॉन पॉपुलैरिटी दोनों सूरतों में क्या वजूहात हैं, और उनको एड्रेस करना चाहिए। खान साहब की स्पीच में देखता हूं कि वाकई कोई इतनी स्टेट्समैन स्पीच नहीं थी। उन्होंने ज़्यादा फोकस ये किया कि मियां नवाज शरीफ तुम वापस आ जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वापस आ जाओ, मैं फिर देखता हूँ मैं क्या करूँगा। तो जो लोग इधर मौजूद हैं आप पहले उनका तो कुछ कर लीजिए, चले वो तो अभी आ जाएंगे, उनके तो एक अलग बात है, लेकिन जो इधर मौजूद हैं पहले आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। आपने तो कहा था इन्होंने बड़ी करप्शन की है, आपने उसको प्रूफ नहीं कर सके। आपके सामने आपके जो नैब को सारा देख रहे थे सजाद अकबर साहब, वो रिजाइन कर गए हैं। अब ये आप बकौल आपके कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो क्या 3.5 साल बाद आपको याद आया कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, या कहीं और कोई मसला है? अगर तो लोगों को ये दावा किया जा रहा है खान साहब आपकी तरफ से कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ये तो लोग सुन सुन के उनके कान पक चुके हैं। लोग अब रिजल्ट चाहते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं हमें रिजल्ट चाहिए, चाहे कोई किस तरह का था, यहाँ तो अदालतों से प्रूव हो जाए। अदरवाइज आप खाली इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके ऊपर कोई काम नहीं होता, आप कहीं पे प्रूफ नहीं कर पाते, वो चीज़ें बैकलैश कर जाती हैं, वो आप ही के ऊपर दोबारा आ जाती हैं। अब आते हैं इकॉनमी पे कि इकॉनमी का आपने कहा कि जीडीपी हमारी 5+ हुई है। हमने ऐसी कौन सी एक्सपोर्ट्स हैं हमारी जो बढ़ गई हैं, मतलब $24 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, इस टाइम पे हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 25.5 बिलियन डॉलर की हैं। और अगर आप करेंसी की डिवैल्यूएशन देखें, मैं वो बात करूंगा एज ए जर्नलिस्ट, एज एन एनालिस्ट, जो बिल्कुल एक रैशनल पे हो, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। तो अगर हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है 80%, यानी कि 100 रुपये से 180 रुपये पे डॉलर चला गया, तो हमें फिर एक्सपोर्ट भी हमारी उसी तरह 80% बढ़नी चाहिए थी। या फिर हमारी करेंसी अगर डिवैल्यू हुई है और फिर आपने देखा कि चीज़ें अशिया बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, जो पिछली दफ़ा कीमतें थी पिछले साल उससे डबल हो चुकी हैं, तो आपकी एक्सपोर्ट वैसे ही डबल हो जानी चाहिए थी। मतलब एक जीन्स जो आपको पहले पिछले साल एक कम कीमत में मिल रही थी और इंटरनेशनल मार्केट में अब डबल हुई है, तो आपकी एक्सपोर्ट भी उसी तरह हो जानी चाहिए थी।
اس کے اوپر ہم مزید کریٹیکل انالیسس کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ ان ڈیپتھ کیا چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اور کیا چیزیں ہیں جو اپوزیشن کو کرنی ہے، کیونکہ جب تک یہ خلا موجود رہے گا پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا. دونوں کا آپس میں حکومت اور اپوزیشن نے مل کے چلنا ہے، تب بھی جمہوریت چل پائے گی. اگر یہ کہیں کہ ہم اپوزیشن کو نہیں ایگزسٹ کرنے دیں گے، اپوزیشن کے حکومت کو نہیں کرنے دیں گے، یہ نہیں ہو پائے گا. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.